सभी गुरुवरों का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र की और अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र की। जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं हमारे, जॉन डेवी हुए हैं, जीन पियाजे हुए हैं, लेव वाइगोत्स्की हुए हैं, या चोमास्की जी हुए हैं, या क्रेशर जी हुए हैं, तो इन्होंने शिक्षा शास्त्र के बारे में क्या बोला था कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसे शिक्षा देना चाहिए भाषा का, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज तो हम 3 की चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे क्रेशन की और चोमास्की जी की। पहले बात करते हैं जॉन डेवी की। देखो, इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी दोनों पेडागोजी में महत्वपूर्ण है वीडियो, इसलिए मैंने हिंदी के तो नाम का साथ ही साथ लिया ही है, इंग्लिश का नाम भी लिया है। जैसे एलईडी है, एलईडी बताया है, एलईडी क्या है, मतलब वो आगे मैं बताऊंगा, पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द रखे हैं ताकि अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, इंग्लिश पेडागोजी में आता है, तब भी आप इसका आंसर कर सकें। शुरुआत करते हैं जॉन डीवी से। तो जॉन डीवी कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जॉन डीवी के जो शिक्षण शास्त्र है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, वरना इस वीडियो के बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों की वीडियो मिल जाएगी आपको। जीन पियाजे की भी वीडियो मिल जाएगी आई पर ही, और लेव वाइगोत्स्की की भी मिल जाएगी। तो इन तीनों की वीडियो जो मैंने अलग अलग बनाई है, इनकी पर्सनल, इनके सिद्धांतों की, वो वीडियो आप देख लेना आपका मन हो तो। बाकी मैंने कोशिश की है कि सबका एक समन्वित रूप से थोड़ा थोड़ा इनका सिद्धांत भी लेते हुए बताया है भाषा विकास को। तो पेडागोजी पढ़नी हो तो ये, और वैसे अगर आपको सीडीपी के लिए देखनी हो तो वो तीनों वीडियो देख लेना। बात करते हैं जॉन डेवी की। तो जॉन डेवी एक अमेरिकी में मनोवैज्ञानिक थे। ये बात करते थे कि जो बालक जो है वो ज्ञान का खुद निर्माता है, छात्र स्वयं सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब छात्र खुद सक्रिय होता है, खुद इंटरेक्शन करता है, खुद एक्टिव होता है, उसके बाद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आप उसे निर्देशन दे सकते हैं, पर निर्देशन जो है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है निर्देशन के बाद उसमें जो वो क्रिया करेगा, उसका जो परिणाम होगा वो है ज्ञान। तो ज्ञान इसकी बात करते थे कि शिक्षा जो है आप टुकड़ों में मत दो, आप समग्र रूप से शिक्षा दो। तो इसकी ये बात करते थे जॉन डीवी जी। बाकी इनके जो सिद्धांत था वो फेमस था संरचनावाद के नाम से। संरचनावाद कह लो, या पुनर्रचनावाद कह लो, या प्रयोगवाद कह लो, या व्यवहारवाद कह लो, एक ही बात है। तो संरचनावाद का क्या मतलब है वो समझते हैं। ये कहते थे कि बालक छात्र जो है सक्रिय और संगठित होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, सक्रिय और संगठित होकर ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब बालक सीखता कब है? जब बालक सक्रिय हो और संगठित रूप में अपने ग्रुप में इंटरेक्शन करता है। तो मेन रूप से अधिकतर थ्योरीज की यही बात निकल के आती है कि आप उसे इंटरेक्शन का मौका दें, उसे ज्ञान का खुद निर्माण करने दें। यही बाल केंद्रित शिक्षा है, यह मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। तो ये बात हो गई इनकी जॉन डीवी की। अच्छा, जॉन डीवी जी ने बात की थी आत्मसातीकरण और समायोजन की, कि बालक सीखता कैसे है या कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इन्होंने भी जो पियाजे का था ना, आत्मसातीकरण और समायोजन, मैंने इस वीडियो में भी ठीक से बताया है। बाकी एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आत्मसातीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, ये दोनों अनुकूलन की प्रक्रिया हैं। मतलब आपके पास जब आप एनकाउंटर करते हैं किसी सिचुएशन से, तो उसके बाद आप जो सिचुएशन से अनुकूलन करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके अंतर्गत आप 2 तरह की क्रियाएं कर सकते हैं। या तो एक आप आत्मसातीकरण कर सकते हैं, या आप समायोजन कर सकते हैं। आत्मसातीकरण से क्या मतलब है? आत्मसातीकरण से मतलब है कि आपने पहले से ही दिमाग में कोई योजना बना रखी है, कोई कॉन्सेप्ट बना रखा है, आपने उसी का यूज करते हुए जो समस्या आई उसे हल कर दिया, वो हो गया आपका आत्मसातीकरण। समायोजन क्या हुआ कि आपने जो आपके दिमाग में पहले से योजना है, जो आपके दिमाग में पहले से विचार हैं या थ्योरीज हैं, उसके बाद उसे लगाने के बाद भी वो समस्या हल नहीं हुई, तो आपने उसका सोल्यूशन देखा और उसके सोल्यूशन को उठा के दोबारा अपने दिमाग में रख लिया, तो वो हो गया आपका समायोजन। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि पूर्व जो आपकी योजना है उन्हें आपको यूज करके आपने समस्या समाधान कर दी। और समायोजन में क्या होता है, नई समस्या आई, आपके पास पूर्व ज्ञान वो था नहीं, तो आपने वो समस्या समाधान करी, उसका सोल्यूशन अपने पास रख लिया, तो वो हो गया समायोजन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बच्चे को बताया गया कि बच्चों देखो ये गाय है, इसकी 4 टांगे हैं, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है। तो सब पता चल गया ये गाय है। गाय क्या है कि 4 टांग होनी चाहिए, एक पूंछ होनी चाहिए और 2 कान होने चाहिए। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है एक भैंस आ गई। अब उसे तो नहीं पता वो भैंस है, वो देखता भाई इसकी 4 टांगे हैं, उसके बाद क्या है, एक पूंछ है, 2 कान है, अरे भाई मजा आ गया, ये भी गाय हो गई। उसके दिमाग में ये आ गया, तो उसने क्या करा, आत्मसातीकरण करा, पुरानी चीजों का यूज करा। पर उसके बाद जो उसने ध्यान से देखा, ये कहते थे, जॉन डीवी कहते थे कि बालक सीखता है निरीक्षण करने से। आप उसे केवल परिस्थितियां उत्पन्न करके दे दो, वो आप खुद के अनुभव करेगा, अपने अनुभव उसके अनुभवों की पुनर्रचना कर दो आप, उससे सीखता है। तो उसने जैसे निरीक्षण करा तो उसने देखा गाय और भैंस में एक अंतर है। गाय जो है सफेद रंग की है, ठीक है, भैंस जो काले रंग की है। सबसे बड़ी बात तो यही। दूसरी बात, इसकी गाय की खाल लटक रही है, भैंस की नहीं लटक रही। मतलब गाय भैंस तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो दोनों में अंतर करेगा, अंतर करके समझ जाएगा कि कोई दूसरा ही जीव है, गाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहीं से भी पता कर लेगा, अपने पापा मम्मी से पूछेगा, उसके पापा मम्मी बता देंगे तो कि ये बेटा भैंस है और वो गाय थी। तो उसने क्या करा, पहले आत्मसातीकरण से क्या करा कि उसने समझा कि ये गाय हो सकती है। अगर वो गाय मान लेता तो आत्मसातीकरण करता, पर समायोजन में क्या हुआ कि उसने, उससे पता चल गया ये भैंस है, तो उसने सामाजिक क्या कहते हैं, समायोजन कर लिया।
तो ये बात हो गई आत्मसातीकरण और समायोजन की। तो जॉन डीवी जी जो थे वो आत्मसातीकरण और समायोजन की बात करते थे। एक्चुअल में ये जो है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उससे संबंधित बातें हैं, पर जॉन डीवी भी से मानते थे, इसका सपोर्ट करते थे। जॉन डीवी जी बोलते थे कि बालक सदा वर्तमान में रहता है, वर्तमान में रहता है। अच्छा एक बात और, इससे ना आपको ये बहुत बड़ी बात है, बालक सदा वर्तमान में रहता है। किसी भी आदमी की थॉट का अंदाजा लगाना हो ना, किसी भी आदमी की एज का अंदाजा लगाना हो, तो सबसे बढ़िया बात है उसके विचार जानो। अगर वो विचारों में बात करता है अपनी पूर्व काल की या अपनी पास्ट की बात अगर वो करता है, तो बालक वो हो गया है बूढ़ा, वो आदमी बूढ़ा हो गया है। क्योंकि बूढ़ा हमेशा अपने क्या कहते हैं पूर्व काल की बात करता है या पास्ट की बात करता है। अच्छा, जो अपने फ्यूचर की बात करता हो वो बालक होता है जवान। मतलब जवान लोग क्या होते हैं, वो अपने हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, वो वर्तमान की बात नहीं करते कि हम क्या है। वो कहते हैं कि फ्यूचर में हम ये होंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो जाऊंगा मैं, वो हो जाऊंगा। तो जो फ्यूचर की बात करता है वो होता है जवान, और जो वर्तमान में रहता है मतलब अपनी मौज में मौज जो है, ठीक है, तो वो होता है बालक। तो कोई जरूरी नहीं है आपकी एज भले 21-22 साल हो, अगर आप इस समय अपने वर्तमान को एंजॉय कर रहे हैं तो आप बालक हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बालक रहो हमेशा, मतलब अपना वर्तमान एंजॉय करते रहो। तो हमेशा अपना प्रेजेंट एंजॉय करना चाहिए। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, दोबारा नहीं होना, बाकी फ्यूचर का क्या पता क्या हो। तो इसलिए बालक रहो हमेशा, वर्तमान में मौज लेते रहो। तो जॉन डीवी जी कहते थे कि बालक सदा वर्तमान में रहता है और अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और पुनर्रचना करने की क्षमता उत्पन्न करने वाले वातावरण का विकास करे। शब्दों में मत उलझना, ध्यान ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पे जाएंगे, उसके समझेंगे। छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं, मतलब हर छात्र की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उन्हें ध्यान में रखना है, और भाषागत तत्वों की रचना और पुनर्रचना करने की क्षमता उत्पन्न करने वाले वातावरण का विकास करना है। मतलब शिक्षक का क्या कर्तव्य हो गया, ऐसे वातावरण का विकास करना है। वातावरण का विकास करना शिक्षक का जो है कर्तव्य हो गया। कैसे वातावरण का, जिससे भाषागत तत्वों की रचना और पुनर्रचना करने की क्षमता हो। जिस वातावरण में भाषागत तत्व जो है, मतलब जो भाषा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, उनकी रचना और पुनर्रचना करने की क्षमता हो। मतलब आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए जिससे बालक इंटरेक्शन कर सके, अपने आप खुद भाषा सीख सके। ठीक है, तो ये बात हो गई जॉन डीवी की। अच्छा, जॉन डीवी जो शिक्षा का आधार मानते थे, 4 मूलभूत रुचियों को मानते थे। इन्हें आप भाषा के रूप में भी देख सकते हैं कि भाषा के विकास के लिए 4 मूलभूत रुचियां जरूरी हैं। नंबर 1 रुचि क्या है, वार्तालाप या विनिमय की रुचि। मतलब छात्र जो है, छात्र में रुचि होनी चाहिए, वो वार्तालाप कर सके। जब तक आप वार्तालाप नहीं करेंगे आपकी भाषा का विकास नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप एक्सरसाइज करेंगे आपके शरीर का विकास होगा, आप मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, आप मैथ के प्रश्न हल करेंगे, ऐसे कुछ समस्याएं हल करेंगे, आपका मेंटल विकास होगा। जिस चीज का अभ्यास करोगे उस चीज का ही विकास होगा। तो बाकी अगर आप में वार्तालाप की रुचि है, अगर आपको वार्तालाप करना अच्छा लगता है, विनिमय करना अच्छा लगता है, तो आपकी भाषा का विकास होगा। तो ये था जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार 4 आधारभूत रुचियां हैं जिनसे जो शिक्षा का आधार है। शिक्षा का आधार समझ लो या आप समझ लो भाषा विकास का आधार है। एक तो वार्तालाप या विनिमय की रुचि, दूसरा जिज्ञासा अथवा नवीन वस्तुओं के खोज की रुचि। बालक में जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी उसकी शिक्षा अच्छी होती है, या तभी उसका भाषा विकास अच्छा होता है। जब वो खुद जानना चाहता है नए शब्दों के बारे में, नवीन वस्तुओं के बारे में, नई चीज़ों के बारे में खुद जानना चाहता है ना, तो उससे उसका भाषा विकास होता है। पता भी नहीं चलता कब भाषा विकास हो जाता है। आप मुझे सुन रहे हो, आप समझ तो रहे हो सीडीपी, पर धीरे धीरे आपका जो शब्दकोश है वो भी विस्तृत होता जाएगा। जो मैं नए शब्द इस्तेमाल करता हूँ या कुछ ऐसे कठिन शब्द इस्तेमाल करता हूँ, धीरे धीरे आप उसका अर्थ समझने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका भाषा विकास हो जाएगा। तो यही होता है जब आप पढ़ाते हैं भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में, यही अंतर होता है। भाषा अर्जन में जब भाषा अर्जन करते हैं हम ना, चलो उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। जब मैं चौमास्की जी का भाषा विचार बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, और बाकी चर्चा कर लेते हैं फिलहाल इनकी जॉन डीवी जी की। तो इन्हें 4 मूलभूत रुचि बताई थी, जिन्हें शिक्षा का आधार बताया था, भाषा विकास का आधार बताया था। एक तो हो गया वार्तालाप, दूसरा हो गया जिज्ञासा, तीसरा हो गया निर्माण की रुचि। उसमें निर्माण का मन होना चाहिए, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए बंदे को। ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अनुभव का यूज करके कुछ ना कुछ निर्माण कर सके। मतलब सिर्फ आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया उससे नहीं होगा, आपने भाषा सीख ली उससे नहीं होगा। आप भाषा में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते रहें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। कुछ ना तो आप लिखते ही रहें, आप कोई भी अपनी करियर शुरू कर सकते हैं लिखने से संबंधित, पर आप निर्माण की आप में रुचि होनी चाहिए। आप निर्माण करेंगे तो आप भाषा अच्छे सीखेंगे। और चौथा, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि होनी चाहिए। मतलब कि बालक में खुद ही क्रिएटिव काम करने की रुचि होनी चाहिए, इसमें खुद क्रिएटिव काम करने की रुचि होनी चाहिए, खुद उसमें निर्माण की रुचि होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें वार्तालाप की रुचि होनी चाहिए, तभी उसका भाषा विकास बहुत अच्छे से होगा। तो भाषा विकास के लिए 4 आधारभूत रुचियां कौन कौन सी हैं जॉन डीवी के अनुसार? नंबर 1 वार्तालाप की रुचि, नंबर 2 जिज्ञासा की रुचि, नंबर 3 निर्माण की रुचि, नंबर 4 कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि, क्रिएटिव अभिव्यक्ति की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। तो ये हो गई 4 रुचियां इनके अनुसार। जॉन डीवी जो थे ये बात करते थे कि आपको आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है कि आप खुद निकालते हैं एग्जाम्पल्स को, मतलब एनालाइज करके
आप उस समस्या को एनालाइज करके आप निकालते हैं उसका सॉल्यूशन। तो आप खुद ही बनाते हैं अपने कॉन्सेप्ट, खुद ही करते हैं अपने ज्ञान का निर्माण। इसलिए जॉन डीवी के अनुसार आगमन विधि सबसे बढ़िया है। तो आगमन विधि की इन्होंने 5 सोपान बताए हैं, ये 5 स्टेप्स बताए हैं कि आगमन विधि जो है वो इस तरीके से होती है। 5 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप बताया था उन्होंने क्रिया, कि कुछ क्रिया करना चाहिए। आप सबसे पहले तो आप क्रिया करोगे, तभी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा या आप कुछ सीखोगे। तो सबसे पहले तो आप क्रिया करोगे। दूसरा, फिर आएगी आपके पास समस्या। जब आप कोई क्रिया करोगे तो उस करने में समस्या आएगी। तीसरा, फिर आप प्रदत्त का संकल्प लोगे, आप कहोगे कि मैं इसे सोल्व करूंगा। नंबर चौथा, प्राकल्पना निर्माण। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक प्राकल्पना निर्माण करेंगे कि इस चीज से ये सोल्व हो जानी चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं, आप जैसे कुछ आपने कोई काम करना शुरू करा, आपको एकदम से प्रॉब्लम्स आई, तो आपने प्रॉब्लम का क्या किया, आपने बोला कि मुझे इसे सोल्व करना है। तो हो गया प्रदत्त का संकलन। उसके बाद आप संकल्प। उसके बाद आपने चौथा क्या बोला, चौथा क्या करा आपने एक प्रकल्पना निर्माण करी। आपने सोचा कि भाई इस चीज से ये सोल्व हो जाना चाहिए, या ये प्रॉब्लम इस चीज से सोल्व हो जानी चाहिए, तो आपने प्रकल्पना की निर्माण की। उसके बाद आपने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया या परीक्षण करके देखा। मूल्यांकन या परीक्षण उसका 5वां स्टेप है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, नहीं होगी तो आपने फिर दोबारा प्रकल्पना निर्माण किया और फिर दोबारा परीक्षण किया। तो ये जॉन डीवी के अनुसार जो आगमन विधि है उसके 5 सोपान बता दिए मैंने। इनकी 4 मूलभूत रुचियों की जिन्होंने बात की थी, भाषा विकास के लिए जरूरी है, वो चारों के चारों बता दी। भाषा विकास पे बिल्कुल ठीक बैठती हैं, ठीक है, शिक्षा का आधार है, पर भाषा विकास पर भी ठीक बैठती हैं। तो भाषा विकास संबंधी विचार हम जाने जॉन डीवी के। अब बात करते हैं जीन पियाजे के भाषा संबंधी क्या विचार थे। तो जीन पियाजे जो थे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, इन्होंने एक दिखा दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहले उसकी हल्की सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके भाषा विचार पर जानेंगे। तो इन्होंने बोला था संवेदी पेशी अवस्था होती है बालक की 0 वर्ष से 2 वर्ष की अवस्था तक। इस विशेष अवस्था की क्या विशेष बात होती है। नंबर 1 बात, उद्देश्य और साधन। 1 वर्ष का होते होते बालक उद्देश्य और साधन में अंतर करने लगता है। जब मैंने इसका सिद्धांत पढ़ाया था तो मैं इस पर विस्तृत चर्चा की थी। और वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है उसमें संवेदी पेशी अवस्था में। 2 वर्ष का होते होते वह समझने लगता है कि अगर कोई चीज़ उसकी आंखों के सामने से हटा ली गई है या वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है, वो है पर कहीं और है। तो वस्तु स्थायित्व की भावना कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट परमिनेंस कहते हैं। इंग्लिश में बता दिया मैंने, ऑब्जेक्ट परमिनेंस कहते हैं, वस्तु स्थायित्व की भावना कहते हैं। तो वस्तु स्थायित्व की भावना कब आती है, संवेदी पेशी अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की क्या विशेष बात होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें क्या विशेष बात होती है, बच्चे में ना जीववाद आ जाता है, मतलब वो जो निर्जीव वस्तु है उन्हें भी सजीव वस्तुएं समझने लगता है। मतलब अपने खिलौने को, गाड़ी गुड़ियों को, इन सब चीज़ों को, ये ट्रेन वगैरह को, सबको सजीव चीज़ें समझने लगता है। तो जीववाद की भावना आ जाती है। दूसरा, आत्मकेंद्रित हो जाता है। आत्मकेंद्रित मतलब वो समझता है कि दुनिया उसके हिसाब से काम कर रही है। जैसे अगर वो भाग रहा होगा ना, तो वो उससे लगेगा कि मैं भाग रहा हूँ, तो पेड़ भी भाग रहे हैं, चंद्रमा भी भाग रहा है, सूरज भी भाग रहा है। तो मतलब आत्मकेंद्रिता की भावना आ जाती है उसमें। और पर इसमें पलटावी गुण नहीं होता। पलटावी गुण मतलब रिवर्सिबिलिटी, थिंकिंग की रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। थिंकिंग की रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं पाई जाती है। पलटावी गुण नहीं होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पलटावी गुण कहाँ आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यहाँ पे आता है पलटावी गुण। मतलब आप रिवर्स आप उसे बताएंगे, जैसे आपने बताया कि 2 गुणा 2 4 होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो समझ जाए 2 गुणा 2 4 होते हैं, पर आप बताएंगे इसलिए 4/2 बराबर 2 होते हैं, ये नहीं समझ पाएगा, वो रिवर्सिबिलिटी नहीं समझ पाएगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं समझ सकता। पर क्या कहते हैं, आप जो समस्याएं हैं उन्हें समझने लगता है, पर रिवर्सिबिलिटी नहीं समझ लगता। वो समझता है यहाँ पर आकर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें जब आ जाता है तो उसमें ना रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, उसमें पलटावी गुण आ जाता है, मतलब वो पलट कर सोचने लगता है, उल्टा भी सोचने लगता है। तो इसलिए ना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक को समस्याएं देनी चाहिए, पर समस्याएं कैसी देनी चाहिए, हमें मूर्त रूप से देनी चाहिए। इसकी अवस्था की काल क्या होता है, 7 से 11 वर्ष। बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो ये 12 वर्ष से शुरू होती है, आजीवन चलती रहती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेष बात यह है कि इसमें अमूर्तन क्षमता आ जाती है, अमूर्त रूप से सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। बालक जो नहीं है आसपास उसके चीज, जो मूर्त रूप से दृश्य नहीं है, उसके बारे में भी सोच सकता है, अमूर्त चीजों को सोच सकता है, इसकी क्षमता आ जाती है। और ये जो क्षमता है ना, ये कहते थे पियाजे जी की ये जो होती है शिक्षा के अनुरूप होती है, मतलब अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता जो है शिक्षा के अनुरूप होती है। अच्छा, पियाजे ने भाषा विकास संबंधित क्या बातें की थी, तो पियाजे का भाषा अधिगम समझ लेते हैं कि भाषा का अधिगम कैसे होता है। इन्होंने बोला था कि 2 तरह की स्पीचें होती हैं। अच्छा, पियाजे ने ना बड़ा काम किया है। इन्होंने देखो, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास तो इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही है, सीटेट की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी और इन्होंने भाषा अधिगम के बारे में बात की है। इन्होंने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया था, जो मैंने कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था तो उसकी भी बात की थी। तो ये पियाजे जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, इन्होंने अपने बाल को प्रयोग किए थे। पर इन्होंने जो बात की थी पियाजे ने, इन्होंने 2 तरह के वाक की बात की थी। जो लेव वाइगोत्स्की की मैंने कल भी बात की थी, तो उसमें जो मैंने बात की थी मैंने बताया था कि वो 3 प्रकार की वाक होती है, सामाजिक वाक, निजी वाक, आंतरिक वाक। पर पियाजे के अनुसार 2 ही प्रकार की वाक होती है, आत्मकेंद्रित वाक और सामाजिक वाक। सामाजिक वाक आप समझते ही हैं, जो समाज से इंटरेक्शन करने में यूज होता है वही होगी सामाजिक वाक। आंतरिक वाक जो होती है, इसका आंतरिक वाक से क्या तात्पर्य था,
आंतरिक वाक को भी इन्होंने 3 रूपों में बांटा था। मतलब पहले ये बोलते थे कि एक तो थी आवृत्ति वाली वाक। आवृत्ति वाली वाक कैसी, जब वो छोटा बच्चा होता है ना, 8-9 साल का, 8-9 महीने का या 1 साल का बालक जो होता है, वो कुछ बात आवाजें निकालता है, बार बार निकालता है, केवल सुख या आनंद के लिए आवाजें निकालता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे माँ, चा, पा, पा ऐसे ही करता रहेगा, तो वो जो होती है आवृत्ति जो निकालता है ना, वो आती है आत्मकेंद्रित वाक में। एक तो बात ही हो गई। दूसरा हो गया आत्मभाषण। आत्मभाषण क्या होता है? आत्मभाषण वही जो अपने जो क्या कहते हैं उसकी क्रियाएं हैं उन्हें निर्देशित करने के लिए खुद से जो बोलता रहता है ना बालक, उसे इन्होंने आत्मभाषण कहा था। मतलब जो बालक खुद खेलते समय जो बोलता रहता है अपने आप ही, अपने जो क्या कहते हैं निर्देशन देता रहता है खुद को ही बोल बोल कर, तो वो हो गया आत्मभाषण। तीसरे नंबर का आता है सामूहिक आत्मभाषण। इसमें जो समूह में बालक खेलते हुए बात करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं सामूहिक आत्मभाषण। अच्छा, सामूहिक आत्मभाषण और सामाजिक वाक में अंतर है। सामाजिक वाक में क्या है, इंटरेक्शन करते हुए बोलता है, और ये सामूहिक आत्मभाषण हुआ या आत्मभाषण हुआ या आवृत्ति हुई, ये है हिस्सा आत्मकेंद्रित वाक के। मतलब इसमें बालक बोलता तो खुद से ही है, 3 प्रकार से बोलता है। आनंद के लिए बोलेगा तो क्या हो गया, वो आवृत्ति हो गया। उसके बाद खेलते खेलते खुद अकेले में खेलते हुए बोलेगा तो क्या हो गया, आत्मभाषण। और जब समूह में खेल दिया होगा उसके बाद बोलेगा तो क्या होगा, सामूहिक आत्मभाषण। कोई जरूरी नहीं है बात करे एक दूसरे से, पर बस खुद ही बोलता रहेगा, समूह में भी बोलता रहेगा, दूसरे से को भी निर्देश देता रहेगा बोलते बोलते तो वो हो गया सामूहिक आत्मभाषण। तो ये हो गया पियाजे का भाषाधिगम। बाकी बात करते हैं, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने क्या बोला था, अमूर्त विचार कहाँ लाया था, इसने 4th स्टेज में 12 वर्ष से आगे की में लाया था ना। उसके बाद ये बात करते थे, ये कहते थे कि विचार जो है भाषा से पहले आती है। मतलब ये कहते हैं कि बालक अपने जो क्या कहते हैं स्कीमा, जो मैंने उस दिन समझाया था, स्कीमा का निर्माण पहले कर लेता है, उसके बाद अपनी भाषा का निर्माण करता है। मतलब विचार जो है वो भाषा से पहले आते हैं। और चौमास्की जी क्या कहते थे, चौमास्की जी कहते थे, मैं अभी आगे भी चर्चा करूंगा विस्तृत रूप में। चौमास्की जी बोलते थे कि बालक में जन्म से ही भाषा ग्रहण क्षमता होती है, या बालक का जो भाषा का विकास होता है ना, वो भी एक जैविक रूप से होता है। जैसे शारीरिक विकास होता है, जैसे मानसिक विकास होता है, ऐसी भाषा का विकास होता है। जन्मजात उसमें क्षमता होती है, जो क्या कहते हैं यूनिवर्सल जो ग्रामर है उसे बालक समझता है। और ये क्या कहते थे, जीन पियाजे जी क्या कहते थे, ये कहते थे कि बालक में पहले विचार करता है, उसके बाद भाषा का उसमें जो है भाषा उत्पन्न होती है, या भाषा को वो समझता है। अच्छा, जीन पियाजे ने ये बात जो कहते थे, इसका एक समर्थन भी है। कई बार आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे, या कई बार मुझे भी आपने नोटिस किया होगा कि मैं बोलना चाहता हूँ पर मुझे शब्द नहीं मिल पाते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलना चाहता हूँ चीज़ पर मुझे शब्द नहीं मिल पाते हैं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है कि आपके दिमाग में विचार तो है, पर आप भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भैया विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अटकते नहीं, आप एकदम बता देते। अगर भाषा पहले आती तो आप जो पहले जो सोचते हैं वही एकदम से बता दिया करते। तो विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, कहते हैं जीन पियाजे। बाकी चौमास्की जी कहते थे कि नहीं भाई, भाषा जन्म से ही रहती है, बालक में जन्म से ही भाषा समझता है। एलईडी उसमें जन्म से ही होती है। एलईडी मतलब लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, उसमें जन्म से ही होती है। मतलब भाषा ग्रहण क्षमता उसमें जन्म से ही होती है। वो जन्म से ही यूनिवर्सल ग्रामर समझता है, विश्व की कोई भी भाषा दे दो वो सीख जाएगा। चौमास्की जी इसकी बात करते थे, चौमास्की जी इसकी बात करते थे बस। उन्होंने एक भाषा विकास को मैंने बताई, जैसे कि जैविक। चलो इसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। जीन पियाजे की बात हो गई है, इनका हमने विकास का सिद्धांत समझा। हमने समझा कि ये कहते थे कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आते हैं। और उसके बाद इनका जो भाषा अधिगम था, इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताई। बालक जो बोलता है, एक आत्मकेंद्रित भाषा, एक सामाजिक भाषा। सामाजिक वाक, आत्मकेंद्रित वाक, आत्मकेंद्रित के भी 3 रूप, और सामाजिक मैंने बता ही दिया। बाकी अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। तो इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो एकाकी नहीं होता है। एकाकी नहीं होता है, इसका क्या मतलब है? जैसे इन्होंने बोला था कि केवल एज पर निर्भर करता है। इन्होंने एज के हिसाब से बताया था कि 0 से 2 वर्ष का बालक है वो संवेदी पेशी अवस्था में होगा, और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगी, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगी, जिसमें वो मूर्त विचार समझने लगेगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी इसकी थिंकिंग में। उसके बाद अमूर्त विचार की क्षमता आएगी 12 वर्ष के बाद। पर लेव वाइगोत्स्की ऐसा नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे कि संज्ञानात्मक विकास जो एकाकी नहीं होता है, शारीरिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है। मतलब जब बालक का भाषा विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, ओवरऑल ये सब चीजें मिलकर संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। इन्होंने बात की थी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बालक का एक जोन होता है, जैसे मैंने जब ये सिद्धांत समझाया था तब भी मैंने समझाया था कि बालक का एक जोन होता है जो बिना किसी हेल्प के बालक कर सकता है। इस जोन का जितने भी काम है वो बिना किसी हेल्प के बालक कर सकता है। उसके बाद एक जोन ऐसा आता है जो जहां पर उसे यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी के निर्देशन की परामर्श की आवश्यकता है, किसी बड़े की, किसी प्रौढ़ की या किसी शिक्षक के निर्देशन परामर्श की आवश्यकता है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, JPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात करते थे, ये कहते थे कि वास्तविक विकास जो हो सकता है उससे संभावित विकास की ओर ले जाना चाहिए, हमें समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, ये भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, या भाषा अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए?
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इन्होंने बोला था कि भाषा अधिगम जो है समाज निर्देशित अंत्यक्रिया है। समाज निर्देशित अंत्यक्रिया है मतलब भाषा अधिगम जो है उसके लिए वो समाज निर्देशन करता है, समाज हेल्प करता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, अंत्यक्रिया मतलब समाज से जितना इंटरेक्शन करेगा बालक उतना उसमें भाषा विकास बहुत अच्छा होगा। तो भाषा अधिगम के बारे में इनके विचार थे वाइगोत्स्की जी के कि भाषा जो है समाज निर्देशित अंत्यक्रिया है। यही विचार जेरोम ब्रूनर के भी थे। तो वे जेरोम ब्रूनर आ जाए, लेव वाइगोत्स्की आ जाए, ये बात करते थे समाज निर्देशित अंत्यक्रिया की। वैसे तो सारे अधिकतर ये जो हैं जॉन डीवी जी भी इस बारे में बात करते थे कि अंत्यक्रिया के बारे में, और ये भी इन्होंने भी इस बारे में बात की है। बाकी ये कहते थे कि प्रौढ़ और अधिक कुशल जो लोग हैं उन्हें भाषा का अध्यापन कराना चाहिए ताकि वो जो संभावित विकास का क्षेत्र है बालक का, वहां तक वो संभावित विकास कर सके अपना। तीसरा, संवाद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। मतलब ये कहते थे कि बालक जब संवाद करता है तो वो कई बार कई नई चीजें सीखता है जिसे वो अपना आत्मसात करता है और अपने खुद के निर्देशन के लिए उसका प्रयोग करता है, जिसे हम आंतरिक भाषण कहते हैं। अब ये तो लग तो ऑफिशियल सा रहा है, अगर हम आप इसे समझेंगे तो समझेंगे अच्छे से। जैसे किसी माँ ने बोला कि बेटा मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, एक अंकल जी आएंगे, वो आपको दूध का डिब्बा देंगे, आप उसे जाकर फ्रिज में रख देना, फ्रिज का दरवाजा बंद कर देना, उसके बाद खेल लेना। तो बालक को ये संवाद हुआ, संवाद से उसने क्या करा, उसने आत्मसात कर लिया, उसने याद कर लिया कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो खुद के निर्देशन के लिए उस भाषा का प्रयोग करेगा जिसे हम कहेंगे आंतरिक भाषण। जैसे जब वो, अब मान लो उसकी माता जी चली गई, अब वो अंकल जी आए, तो उसने जब अंकल जी आए तो उसने याद करा कि मम्मी ने बोला था कि ये मुझे दूध जो है ये फ्रिज में रखना है, फ्रिज का दरवाजा बंद करना है, उसके बाद खेलना है। वो बोलेगा तो तेज, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो साइलेंट जो क्या कहते हैं साइलेंट स्पीच तो है नहीं उसमें, तो वो बोलेगा खुद के निर्देशन के लिए, खुद ही बोलेगा, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक भाषण। अच्छा, ये बात करते थे स्कैफोल्डिंग की या पाठ बांधना की या ढांचा निर्माण की। ये कहते थे कि टेम्पररी रूप से आप उसे ढांचा निर्माण करके दे दीजिए जब तक उसका विकास नहीं होता है। मतलब जैसे हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल की बात की थी, अलमारी वाली जब मैंने बात की थी, जब मैंने लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत, संज्ञानात्मक से विकास का सिद्धांत बताया था। बाकी आज और समझ लेते हैं इसे, एक नया एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई बालक है, उसने कोई भाषा सीखी, भाषा तो उसने सीखी पर उसका उच्चारण ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसे ढांचा निर्माण करके दे सकते हैं। मतलब आप उसका एक बार कॉन्सेप्ट ठीक से कर सकते हैं। मतलब आप उसमें जो गलतियां हो रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं, उन्हें सुधार के लिए एक बार ठीक से उसे समझा दो कि बेटा इस शब्द का उच्चारण ऐसे होता है, इस शब्द का उच्चारण ऐसे होता है, इन शब्दों में ये अंतर है या इनके उच्चारण में ये अंतर है। तो आप इसे एक बार ढांचा निर्माण करके दे देंगे ना, पाठ बांध के दे देंगे, स्कैफोल्डिंग कर देंगे एक बार उसकी, तो वो ठीक हो जाएगा, उसका उच्चारण ठीक हो जाएगा। तो इसको स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है, मतलब आप टेम्पररी जो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, ताकि वो अपने वास्तविक विकास के क्षेत्र से और संभावित विकास पर चला जाए, जिसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वो जो हेल्प होती है उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। भाषा विकास के बारे में इन्होंने 3 प्रकार की भाषाएं बताई थी। एक तो सामाजिक वाक जो इंटरेक्शन के लिए यूज करता है, दूसरा निजी वाक या आत्म बातचीत जो खुद के निर्देशन के लिए यूज करता है। अच्छा, और तीसरी बात कहने की थी आंतरिक वाक, जो जिसे हम कहते हैं साइलेंट स्पीच, ये बड़े लोग यूज करते हैं, 7 वर्ष की अवस्था से अधिक जो बड़े होते हैं वो बालक इसे यूज करते हैं, आंतरिक वाक को यूज करते हैं। आप और हम भी यूज करते हैं, पर हम बोलते नहीं है, साइलेंट रहते हैं, तो इसे आंतरिक वाक भी कहते हैं। अच्छा, ये ही पहले मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने जो निजी वाक थी, जो बालक खुद बोलता है या बड़बड़ाता रहता है, उसे धनात्मक रूप में लिया था। भाषा विकास के लिए निजी वाक बहुत महत्वपूर्ण है, उससे उसकी भाषा का विकास होता है, ये बात करते थे लेव वाइगोत्स्की जी। वरना लोग तो जैसे कहते हैं कि क्या कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। अगर कोई बच्चा खुद निर्देशित कर रहा है, अपनी निजी वाक का प्रयोग कर रहा है, तो हमारे समाज में तो कहते हैं कि भाई बड़बड़ा रहा है, बैठा बैठा बड़बड़ाता रहता, पता नहीं क्या करता रहता। तो ये निजी वाक को इन्होंने महत्व दिया था लेव वाइगोत्स्की जी ने। बाकी ये कहते थे कि भाषा अधिगम कैसा कराना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सक्रिय सहभागिता करानी चाहिए, बालकों की आपस में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। आपस में करो चाहे आप कराओ, उसको सहभागी बनाओ, उसे भाषा विकास के अवसर प्रदान करो। और दूसरा, सहयोगी अधिगम समूह, आप जो है ऐसे अधिगम समूह, क्या कहते हैं लर्निंग ग्रुप क्रिएट कर दो, जिससे वो आपस में सहयोग करके जो है भाषा सीख सकें या अपने वास्तविक जो विकास से संभावित विकास का अपना विकास कर सकें। तो ऐसे आप समूह बना दो, ऐसे सहयोगी अधिगम समूह बना दो या लर्निंग ग्रुप्स बना दो। तो ये बात करते थे वाइगोत्स्की जी। जीन पियाजे की मैंने बात की थी। जीन पियाजे ने क्या बोला था कि भाषा जो है वो पहले आती है, मतलब विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। एग्जाम्पल देके बताया, कई बार ऐसा होता है कि हम शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में विचार तो है पर हमारे पास भाषा नहीं है।
जॉन डीवी जी ने बात की थी कि ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दो जिससे भाषागत तत्वों की रचना और पुनर्रचना करने की क्षमता हो जिसमें, और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखो, विशेषताओं का ध्यान रखो। 4 मूलभूत रुचियां बताई दी भाषा विकास के लिए जरूरी है। आगमन विधि के मैंने स्टेप्स भी बता दिए। तो ये आपके हो जॉन डीवी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट कर देना। नकारात्मक कमेंट तो आप कर ही देते हो कि मेरी स्पीड तेज है पर कभी कभी सकारात्मक कमेंट भी कर दे करो कि हाँ सर समझ में आ जाता है फिर भी। या नहीं तो आप थोड़ी स्पीड भी धीरे कर सकते हैं, यूट्यूब में स्पीड धीरे करने का ऑप्शन होता है। तो ये तीनों की बात हो गई। चौमास्की जी की बात करेंगे और कृष्ण जी की बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है इन तीनों वीडियो से भी। धन्यवाद।